नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स अकेडमी के ऐप पर। इस समय हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझा है। सिंधु नदी तंत्र में हमने सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, इतनी नदियों के बारे में हमने समझा था। आज हम लोग सतलज नदी की बात करेंगे और आगे गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया था पिछली क्लास में, किस तरह से बोखरचू नाम का ग्लेशियर है, बोखरचू, जिससे निकलती है सिंधु नदी। इस तरह सिंधु नदी निकलती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों में आपको मुख्य जो सहायक नदी है, सहायक नदियों में जो मेन रिवर है, जिसको पंचनद भी कहते हैं, जिसमें आपको बताया था झेलम, इस तरह से है झेलम। उसके बाद चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यहां पर ये सतलज नदी है जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, ये सतलज नदी यहां पे बनाया गया है, ये सतलज नदी है। जो सतलज नदी है, ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस झील या राक्षस झील भी कहते हैं, राक्षस या राकस ताल, राक्षस झील या राकस झील के नाम से जाना जाता है। राक्षस या राकस झील कहते हैं जहां से ये नदी निकलती है। सतलज नदी, सतलज नदी जब तिब्बत में मानसरोवर के पास निकलती है तो वहां पे इसका नाम पड़ता है, इस जगह पे इसका नाम रहता है लांगचेन खम्बाम, लांगचेन खम्बाम, लांगचेन, लांगचेन खम्बाम, ठीक है। सिंगी खम्बाम कहा जाता है किसको? सिंधु को, और इसको लांगचेन खम्बाम कहा जाता है। हमारे भारत में जब इस नदी का प्रवेश होता है तो उस जगह पर महान हिमालय का एक दर्रा निहित स्थित है, और इस दर्रे का नाम है शिपकीला दर्रा। यह है शिपकीला दर्रा। तो शिपकीला दर्रे से हमारे भारत में इस नदी का प्रवेश होता है। इंडिया में इस नदी का प्रवेश शिपकीला नाम के दर्रे से होता है। शिपकीला दर्रा भारत में, शिपकीला दर्रा जहां से ये नदी प्रवेश करती है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्यों में भारत में बहती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसी में यहां पर इसकी कुछ सहायक नदियां आके मिलती हैं, जिसमें लाहुल है, स्पीति है, लाहुल है, स्पीति है। लाहुल है, स्पीति के अलावा ब्यास नदी, ब्यास इसकी मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। तो इस तरह से ब्यास इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो इस तरह समझिएगा यहां पर कि सतलज नदी राकस ताल से निकल करके सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल, पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश हो जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदी है ब्यास। ब्यास के अतिरिक्त इसकी सहायक जो नदियां हैं, उस सहायक नदियों में ब्यास की नदी अतिरिक्त जो इसकी सहायक नदियां हैं, उसमें लाहुल है, स्पीति है, इस तरह की नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी इसके ऊपर मतलब सतलज के ऊपर दो प्रमुख जल विद्युत, दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं। एक है हिमाचल प्रदेश में, एक परियोजना हिमाचल प्रदेश में है जिसका नाम है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। नाथपा झाकड़ी नाम की परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश में, इस नदी पर नाथपा झाकड़ी। इसके अतिरिक्त इसी नदी पर एक और बहुत बड़ी परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना है जो इस नदी के ऊपर स्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। एक मैसेज दिख रहा है कि सर आप कर ओशन करेंट्स नहीं पढ़ाए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ओशन करंट नहीं पढ़ाए हैं हम। ओशन करंट अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं, इंडियन ज्योग्राफी ही सब कुछ है, इंडियन ज्योग्राफी पहले शुरू करना चाहिए। तो उन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर दी थी, और ये कह के कि जो जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर है, उस पार्ट को हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना।
तो हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल का जो पार्ट था, इसके बारे में हमने कहा था कि बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल वाला टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो जलमंडल का टॉपिक है इसको इंडियन ज्योग्राफी को करने की बात कर लेंगे। ओके, चलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से हमने आपको बताया यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं, नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा नांगल जो है, ये भाखड़ा नांगल दो बांध है, एक है हिमाचल में और एक है पंजाब में। एक हिमाचल में है और एक पंजाब में है, दो बांध है। तो हिमाचल और पंजाब दो बांध है भाखड़ा नांगल, ठीक है ना। भाखड़ा हिमाचल, नांगल पंजाब में है। और भाखड़ा नांगल बांध के पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय बना है जिसका नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो अलग है, और एक गोविंद सागर है, ठीक है। तो गोविंद सागर यहीं पर है, इसके पीछे हिमाचल प्रदेश में एक जलाशय बना है। तो इस तरह से नाथपा झाकड़ी और भाखड़ा नांगल, ये दो बड़ी परियोजनाएं इस नदी के ऊपर बनाई गई हैं। बाकी लाहुल, स्पीति और ब्यास इसकी सहायक नदियां हैं। ब्यास नदी इसमें मिलती है, उस जगह का नाम है हरिके। हरिके नामक जगह पर ब्यास नदी मिलती है। और जहां पर ब्यास नदी मिलती है वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी जो कनाल है, इंदिरा गांधी कनाल या इंदिरा गांधी नहर कहां से, हरिके नामक जगह से निकाली गई है। और यहां से बढ़ते हुए वो इंदिरा गांधी नहर चला आती है एकदम पूरी जैसलमेर तक, आगे तक यहां तक आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान में जो सिंचाई की सुविधा है वो इसी इंदिरा गांधी नहर से संपन्न हो पाई है। और इंदिरा गांधी नहर जो है, ये विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, जो कि हरिके नामक बराज से निकाली गई है पंजाब में। हरिके बराज से पंजाब में निकाली गई है, ठीक है। तो चलिए, जितना आपको बताया इसके बारे में मैं नोट कर देता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग करेंगे सिंधु नदी तंत्र की अंतिम नदी सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी, सतलज की जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है, और भारत में ये नदी 1050 किलोमीटर तक बहती है। भारत में 1050 किलोमीटर सतलज नदी। सोर्स की बात करें, स्रोत की बात करें कि कहां से निकली है, सोर्स या स्रोत, सोर्स या स्रोत, तो ध्यान रखिएगा इसका सोर्स या स्रोत का नाम है, स्रोत है राकस, राकस ताल, या कहीं कहीं इसको राक्षस झील भी कहा गया है। राक्षस झील, ठीक है ना। जो भी शब्द आपके पास आए आप उसको चुन लेना, ठीक है, दोनों सही है। अब ये है कहां, तो मानसरोवर के पास है। मानसरोवर के निकट ये है, तिब्बत में। मानसरोवर तिब्बत में। तो तिब्बत में मानसरोवर के पास राकस झील या राक्षस ताल से ये नदी निकलती है, ठीक है। ये नदी निकलती है। तो अब इस तरह से कोपन के और वर्गीकरण नहीं पढ़ा है। हाँ, कोपन का वर्गीकरण एक दिन मैं आप लोगों को मैप के ऊपर तो बताया था, लेकिन मेरे से रह गया उसका डिटेल लिखना। डिटेल के लिए मैंने ये सोचा था कि उसको हम लोग एनसीईआरटी की लाइनें लिखेंगे, क्योंकि कोपन के साथ क्या है कि कोपन में जो एनसीईआरटी की लाइन में जो चीजें लिखी गई हूबहू वही पूछा जाता है। तो इसको मैं ध्यान में रखूंगा, आप लोग भी याद दिला दीजिएगा। जब नदी का टॉपिक अब हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं कोपन को अलग से फिर से समझा करके, और उसके बाद उसके एनसीईआरटी के जो लाइन है उसको पीडीएफ के रूप में लगा दूंगा, और वही हूबहू लाइनें हम लोग पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कोपन में उस समय हमने आपसे यही कहा था कि समझा तो दिया था मैप के ऊपर, लेकिन आपको ये कहा था कि कोपन का वर्गीकरण जो है वो एनसीईआरटी की लाइनों से हम पढ़ेंगे। उसको मैं अपनी भाषा नहीं देना चाह रहा हूँ, वो एनसीईआरटी की हूबहू लाइन लिखना सही है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है ना, वो एनसीईआरटी की ही लाइनों को वहां पे क्वेश्चन में डाला जाता है। अक्सर मैंने यही देखा है, और कम से कम बीपीएससी में तो और ज्यादा। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा। नदी जब कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं एक बार अगेन फिर से, और अगेन हम लोग फिर से शुरू कर देंगे इसको। कोपन वाले एक दिन का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस तरह से
राकस ताल या राक्षस झील से निकलती है। अब ये कहाँ कहाँ बहती है? तो मानसरोवर तिब्बत में है। तिब्बत जो है वो चाइना के एक तरह से कब्जे में है। अनधिकृत रूप से चाइना ने कब्जा कर रखा है तिब्बत के ऊपर, तो चाइना के कब्जे में है ये। अब इसके बाद ये बहती कहाँ कहाँ है? तो ये तिब्बत में बहती है। मतलब अगर बात करें तो ये नदी कहाँ बहती है, तो यह तिब्बत में, यह तिब्बत, भारत व पाकिस्तान में बहती है। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, इसकी लंबाई नोट कर लेते हैं। लंबाई 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर ये लेंथ है। भारत में कितनी लंबाई है? 1050। भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर। भारत में लंबाई 1050। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें। सहायक नदियां, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसमें है ब्यास, लाहुल नदी है एक, और एक स्पीति नदी है। ब्यास, लाहुल, स्पीति, ये सब इसकी सहायिकाएं हैं, सहायक नदियां हैं। ब्यास, लाहुल, स्पीति, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर परियोजनाएं कौन सी हैं? परियोजनाएं, परियोजनाएं जो इसके ऊपर है, परियोजनाएं दो बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। एक है नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी, झाकरी या झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन कई जगह आया है। बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और दूसरी जो जल विद्युत परियोजना है उसका नाम है, नाथपा झाकड़ी के अतिरिक्त दूसरी, उसका नाम है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नंगल बांध। ये दो बांध हैं, एक नहीं है, दो बांध है। भाखड़ा जो इसमें है ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। और जो नांगल है ये पंजाब में पड़ता है। पंजाब में दो बांध है, भाखड़ा नांगल, तो ये पंजाब में है। और इस भाखड़ा नांगल बांध के साथ एक बहुत बड़ी झील जुड़ी हुई है। इसके साथ एक बहुत बड़ी लेक एसोसिएटेड है, जुड़ी है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील इस बांध से संबंधित है। गोविंद सागर झील इस बांध से संबंधित है। मतलब ये नदी जो है गोविंद सागर झील से होकर के गुजर रही है। अब गोविंद सागर जो झील है ये है कहां, इसको भी याद रखिएगा, हिमाचल में है। यह झील हिमाचल प्रदेश में है। यह झील हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यह झील हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश, पंजाब। गोविंद सागर झील इस बांध से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो अब हम लोग परियोजनाओं की बात कर लेंगे। इसके बाद एक चीज और जो कि क्वेश्चन में आया भी है कि कहां से भारत में घुसती है, तो देखिए यह नदी पिपकीला दर्रे से पिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। पिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। हमारे इंडिया में इसका प्रवेश शिपकीला दर्रे से होता है। शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब इसके बाद हम नोट करेंगे कि सतलज नदी पर ब्यास नदी कहां मिलती है।
क्योंकि वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस नाते हम लोग यहां पे नोट करेंगे कि ब्यास नदी इससे कहां मिलती है, सतलज से ब्यास नदी कहां मिलती है। सतलज से ब्यास नदी पंजाब के हरिके में, पंजाब के पंजाब के हरिके में मिलती है। पंजाब के हरिके में मिलती है, सतलज से ब्यास नदी पंजाब के हरिके में मिलती है, ठीक है। सतलज से ब्यास नदी पंजाब के हरिके में मिलती है। अब ये जो हरिके जगह है, स्थान है हरिके, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम एक चीज नोट कर लें कि यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, हरिके, यहीं से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर निकली, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकली है। इंदिरा गांधी नहर के लिए आप याद रखिएगा, भारत नहीं, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर, ठीक है। तो हरिके, अब ये जो हरिके है ना, यहीं पर हरिके बराज बना हुआ है। तो मैंने हरिके लिख दिया, हरिके जगह हरिके बराज, वैसे ही समझ में आ जाएगा। बराज जो होता है वो बांध से छोटा होता है, बराजों में बड़े जलाशय नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वहां से पानी को डाइवर्ट किया जाता है। तो हमने यहां पर जान लिया। अब इसके बाद ये जाके पाकिस्तान में मिल जाएगी चिनाब से। आगे यह नदी पाकिस्तान में, आगे यह नदी पाकिस्तान में, आगे यह नदी पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। चिनाब से मिल जाती है। चिनाब के लिए याद रखना है कि ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था वैसे, फिर भी मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं यहां पर, कि चिनाब जो है ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब देखो ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, नहीं तो अगर देखा जाए तो लंबाई तो इसकी ज्यादा है सतलज की, लेकिन अब एनसीईआरटी में है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे ये सारी नदियां जो है ना, आगे सारी नदियां पंचनद के नाम से मिलती हैं, पंचनद नाम से जाके सिंधु से मिलती हैं। आप लोग के मैसेजेस बहुत बार आ रहे हैं मेरी तबीयत को लेके। हाँ, थोड़ा सा मौसम का परिवर्तन है, सर्दी खांसी और थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन, जो कि मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं है, होता रहता है, ये सब चीजें चलती ही रहेंगी, इतने के लिए क्या सोचना, ठीक है। तो चलिए, तो अब हमने यहां तक की बात कर ली है कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की सहायक नदियों में सभी नदियों को हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिया है। सिंधु की सहायक नदियों में सभी नदियों के बारे में हम लोग बात यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ के अब हम बात करेंगे गंगा की सहायक नदी और गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे। गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं या गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बाद अब आगे गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हम को डिलीट कर दें और यहां लिख देंगे गंगा नदी।
नदी तंत्र का मतलब होता है एक मुख्य नदी और उससे मिलने वाली जितनी सारी नदियां हैं वो सब मिला करके नदी तंत्र बनाती है, ठीक है ना। जितनी नदियां हैं सब मिला करके नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। एक मुख्य नदी, उससे मिलने वाली सारी नदियां मिलकर नदी तंत्र का निर्माण होता है। अब यहां पर जब हम गंगा नदी की बात करते हैं, अब आपको थोड़ा गौर करना है पहले मैप के ऊपर, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, गंगा नदी की हम लोग बात करने वाले हैं। गंगा नदी जैसा कि पता है कि भागीरथी के रूप में निकलती है, भागीरथी के रूप में निकलती है उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। उत्तराखंड के बाद इसका प्रवेश हो जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये जहां पर यमुना प्रयागराज में इससे मिलती है और इसका प्रवेश फिर बिहार में, बिहार के बाद झारखंड की सीमा बनाती है। झारखंड बिहार की जहां सीमा बनती है, अब जहां पर झारखंड में इसका प्रवेश होता है वो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है। साहिबगंज के बारे में प्रश्न आया हुआ है, साहिबगंज में झारखंड में प्रवेश करती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में और उसके बाद बांग्लादेश में इसका प्रवेश हो जाता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो इस तरह से भारत का सबसे लंबा जो नदी तंत्र है, सबसे लंबा नदी तंत्र, वो है गंगा नदी तंत्र। सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब आप देखेंगे कहां से निकली, तो गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होकर बांग्लादेश में इसका प्रवेश हो जाता है। यहां पर इसकी सहायक नदियों में जैसे आप देख सकते हैं, ये तो गंगा नदी हो गई, इस तरह से गंगा नदी है। अब इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, इसकी मुख्य सहायक नदियों में एक है यहां पर यमुना नदी, यमुना इससे मिलती है, यमुना नदी मुख्य सहायक नदी। जो चंबल नदी है, ये चंबल भी इसी का भाग है, मतलब गंगा नदी तंत्र का ही पार्ट मानी जाती है चंबल भी। यहां पर ये घाघरा नदी को दिखाया गया है, घाघरा, और इस तरह से ये कोसी नदी है, इस तरह कोसी नदी है। और आगे जब बांग्लादेश में प्रवेश होता है तो वहां इसका नाम पद्मा हो जाता है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र का हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र जाके पद्मा में मिल जाती है, मतलब गंगा ही आगे पद्मा बन जाती है। तो एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, ये डायग्राम थोड़ा सा परिचय के लिए बस था। अब एक दूसरा डायग्राम मैं लेता हूं और इस पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कौन नदी कहां पर है, उसके क्या नाम वगैरह। तो अब मैं यहां पर अलग से आपको बताता हूं, ठीक है। अफगानिस्तान में आटो पहाड़ी, कन्हैया कुमार लिख रहे हैं कि अटक पहाड़ी, अटक पहाड़ी जो है, अटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना, अटक के पास से निकलती है, ठीक है। और आकर के फिर पाकिस्तान में मिलती है काबुल नदी। काबुल नदी जो है ना वो पाकिस्तान में मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है, इस बात को ध्यान रखिए। काबुल कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान में जाकर के काबुल नदी मिल जाती है, पाकिस्तान में मिलती है। चलिए, अब ध्यान देते हैं, थोड़ा सा मैप के ऊपर पहले समझिए, तब उसके बाद में डिटेल में बताऊंगा। देखिए इस तरह से ये जो नदी दिखाई गई यही है गंगा नदी। गंगा नदी कहां से निकल रही, तो ये निकल रही गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री जगह है, गोमुख ग्लेशियर है, तो मैं यहाँ पे गोमुख लिख रहा हूं, यहाँ पर गोमुख से ये नदी निकल रही है, गोमुख से निकलती है, ठीक है। अब गौर करना, गोमुख से जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम जो होता है वो भागीरथी नाम रहता है, मतलब भागीरथी के नाम से ये निकलती है। इस डायग्राम को अलग से भी मैं बनाऊंगा, भागीरथी के नाम से निकलती है। और यहीं पर सतोपंथ ग्लेशियर से आके मिलती है इसमें एक दूसरी नदी, इसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा नदी। मतलब यहां पर ये जो नदी निकल रही है ये भागीरथी से निकल रही है, भागीरथी के रूप में निकल रही है गोमुख ग्लेशियर से, उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर। तो गोमुख ग्लेशियर या गोमुख हिमानी से निकलती है इस तरह से भागीरथी, भागीरथी इस तरह से निकल रही है। और एक दूसरी नदी जिसका नाम है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी,
ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ नाम का ग्लेशियर है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ये बद्रीनाथ के पास है। जो सतोपंथ ग्लेशियर है कहां पर है, तो ये बद्रीनाथ के पास है। बद्रीनाथ के पास है सतोपंथ ग्लेशियर, जहां से ये नदी निकलती है। और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, इसका नाम है अलकनंदा। इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी, आराम से समझते जाइए, एक एक बातें क्लियर हो जाएंगी यहां पर। अब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, अलकनंदा और गोमुख ग्लेशियर से निकली है, उसका नाम है भागीरथी। इसका नाम है भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों कहां मिलती हैं, तो ये दोनों आकर के एक दूसरे से मिलती हैं देवप्रयाग में। एक दूसरे से मिलती हैं देवप्रयाग में। और जब देवप्रयाग में ये एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो वहां पर इसका नाम अब बदल जाता है, और इनके मिलने के बाद इसका नाम अब बदल के हो जाता है गंगा। यहां से अब ये गंगा के नाम से जानी जाती है। यहां पर इसका नाम बदल गया और नाम हो गया गंगा। गंगा के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद गौर करना, यहां पर अलकनंदा से कई सारी नदियां मिलती हैं, जिसमें एक नदी है, एक नदी है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, आराम से समझते जाइए। धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी निकलती कहां से है, तो ये निकलती है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रायकाना ग्लेशियर। रायकाना ग्लेशियर है, तो रायकाना ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा। इसको हम विष्णु गंगा भी कभी कभी कह देते हैं। धौली गंगा या विष्णु गंगा कभी कभी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो धौली गंगा, विष्णु गंगा। अब ध्यान रखिए कि धौली गंगा और विष्णु गंगा ये आके मिलती कहां पर है, गौर करिएगा इस बात पे। मिलती कहां पर है, तो ये जाके मिलती है, जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग से कौन सी नदी निकलती है, अब विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से, वो मिलती है धौली गंगा। निकलती कहां से है धौली गंगा, निकलती है रायकाना ग्लेशियर से। इसके बाद जब आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो अब यहां पर एक और नदी इसमें आके मिलेगी। एक और नदी इसमें आकर के जुड़ती है, और उस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है नंदा या नंदाकिनी। इसको नंदाकिनी भी कह सकते हैं या नंदा कहते हैं, नंदा या नंदाकिनी। नंदा या नंदाकिनी जो है ये जगह का नाम है जहां से निकलती है, वो है नंदा घुघुटी। नंदा घुघुटी, तो नंदा घुघुटी नामक जगह सब उत्तराखंड में है, यहां से निकलती है। और मिलती कहां पर है, नंदा या नंदाकिनी ये कहां मिलती है, तो ये मिलती है नंदा या नंदाकिनी। नंदा या नंदाकिनी, तो ये मिल जाती है आकर के, मतलब नंदा या नंदाकिनी। तो ये अब आके अलकनंदा में मिलेगी। नंदप्रयाग जगह है, तो नंदप्रयाग में मिल जाती है। नंदा या नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है। इसके बाद जब अलकनंदा और आगे बढ़ती है, तो इसमें अब एक नदी और मिलेगी आके। इस तरह से एक और नदी आके मिलती है, और ये निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से। इस नदी का नाम है पिंडर नदी। इसका नाम है पिंडर नदी। पिंडर नदी, और पिंडर नदी जो है ये मिलती है आकर के कर्णप्रयाग नाम के जगह पर। कहां पे, कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, ठीक है। ये सब अलकनंदा से मिल रही हैं। कर्णप्रयाग में पिंडर मिल गई, और ये सारी तो दाईं ओर से मिल रही हैं। इसी बीच में एक राइट साइड से भी एक रिवर आती है, एक दाहिनी ओर से एक नदी आती है। और दाहिनी ओर से जो नदी आ रही है, ये आ रही है चोराबारी ग्लेशियर से निकल के। ग्लेशियर का नाम है चोराबारी। चोराबारी, चोराबारी ग्लेशियर। ये कहां पर है, तो ये केदारनाथ के पास है, केदारनाथ के समीप है, ठीक है। केदारनाथ के समीप है चोराबारी ग्लेशियर। तो केदारनाथ के पास है चोराबारी ग्लेशियर, जहां से निकलती है मंदाकिनी। और मंदाकिनी भी इसमें आकर के, मंदाकिनी इसमें आके मिल जाती है। मतलब ये सारी तो सॉरी, ये लेफ्ट साइड की है, ये राइट साइड की है। तो केदारनाथ से चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी, राइट साइड से इसमें आके मिल जाती है मंदाकिनी, दाहिनी ओर से मिलती है। तो मंदाकिनी जो है ये आके मिलती है अलकनंदा में। जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में आकर के ये नदी मिल जाती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में जाके ये रिवर मिल जाती है, गौर करिएगा। तो हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। गोमुख ग्लेशियर कहां है, तो गंगोत्री जगह है, गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर है।
गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो यहां से निकलती है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं एक दूसरे से देवप्रयाग में, और जब ये मिल जाती हैं तो इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा नाम पड़ जाता है। मतलब अलकनंदा भागीरथी के मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा। इससे पहले नाम अलग होता है, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा का स्रोत जो है वो भागीरथी को माना जाता है। जो भागीरथी जो है ना, जहां से निकल रही है गोमू ग्लेशियर, इसे गंगा का स्रोत माना जाता है, और आकर के इसमें अलकनंदा मिल जाती है। अब आपने एक चीज और याद रखनी है कि अलकनंदा जो मिल नदी है, इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो पहली नदी है धौली गंगा। कहां से निकलती है, रायकाना ग्लेशियर से। कहां मिलती है, विष्णु प्रयाग में, ठीक है। याद करने के लिए जोड़ दीजिए कि जब विष्णु भगवान है तो धवल रंग का वस्त्र पहन करके लेटे हुए हैं। धवल मतलब सफेद, ठीक है। तो धवल कलर का, धवल रंग का वस्त्र पहन के लेटे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद विष्णु प्रयाग। उसके बाद दूसरी नदी है नंदा, या नंदाकिनी भी कहते हैं, जो नंदा घुघुटी से निकलती है और आके मिलती है नंद प्रयाग में, ठीक है, नंद प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग पहले ऊपर में होगा, उसके बाद आएगा नंद प्रयाग, ठीक है ना। पहले विष्णु जी, उसके बाद नंद बाबा थे, उसके बाद ना कर्ण आए थे। तो क्रम में अगर देखा जाए तो विष्णु जी पुराने होंगे, उसके बाद नंद बाबा, उसके बाद कर्ण, क्रम यही बनेगा। तो उसी तरह से क्रम लगा देना है, विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, जहां से नंदा या नंदाकिनी मिल जाती है। आगे पिंडर नाम की नदी है। तो जो पिंडर नदी है वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर, और ये आके कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में, ठीक है। तो कर्णप्रयाग में मिल जाती है, और आगे आकर के राइट साइड से इसमें मिलती है, जिसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी आके मिलती है इसमें रुद्रप्रयाग में। ये पूरा हमने जो बनाया है, इसको हम नाम देते हैं पंचप्रयाग। इसी को कहा जाता है पंचप्रयाग। तो अब इसके बारे में एक हेडिंग कर देना सही रहेगा, पंचप्रयाग। पंचप्रयाग, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा, ये पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पंचप्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो सब मिलाकर के ये गंगा नदी की शुरुआत है। अब गंगा नदी गंगा के नाम से जानी गई देवप्रयाग से। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो चलिए। अब देवप्रयाग से हम आगे बढ़ेंगे, तो उत्तराखंड से आगे उत्तर प्रदेश में आप ये देखिएगा, ये स्टेट की बाउंड्री यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है ना। ये बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ हरियाणा है, हिमाचल, उत्तराखंड, ये दिखाया गया है। तो इस तरह से निकलती है। अब गोमुख से गंगा नदी, नाम लिख देते हैं गंगा, गंगा रिवर। अब गंगा नदी में आके कई सारी नदियां मिलती हैं, ठीक है, गंगा नदी में। तो सबसे पहले बाईं ओर से देखते हैं। गंगा नदी से बाईं ओर से जो नदी मिलती है, सबसे पहली नदी जो बाईं ओर से मिलती है, इस नदी का नाम है रामगंगा। इस नदी का नाम है रामगंगा। पहली नदी जो मिलती है, ध्यान से देखिए, पहली नदी जो मिलती है इसका नाम है रामगंगा, रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है रामगंगा नदी, और आकर के कन्नौज में, कन्नौज जो जगह है, कन्नौज में आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, यहां पर और थोड़ा आगे आते हैं, तो अब इसमें आकर के मिलती है शारदा, या शारदा नदी, ठीक है ना, शारदा नदी। नहीं, शारदा नहीं, यहां पर पहले गोमती तब शारदा मिलेगी। ये गोमती नदी है। इस तरह से मिलती है गोमती नदी। ये गोमती नदी आ जाती है, और गोमती के बाद अगली नदी इसमें मिलती है, जो पहले शुरू में इसको शारदा कहते हैं, और आगे शुरू में इसको काली कहते हैं, फिर शारदा जाती है घाघरा में। तो इसके बाद मिलती है घाघरा नदी। अब काली जो है ये घाघरा की सहायक नदी, इसको हम अलग से बताएंगे आपको, ठीक है। घाघरा की सहायक नदी काली, शारदा, ये सब मैं अलग से बताऊंगा। इसके बाद जो अगली नदी मिलती है बिहार में आकर के इसमें, तो पहले तो घाघरा मिलती है बिहार में, उसके बाद इसमें आके अगली नदी मिलती है जिसका नाम है गंडक। अब इसमें मिल जाती है गंडक, गंडक। इसके बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, भागमती, कमला, कोसी, ये सब नदियां मिलती हैं। बिहार की नदियों को हम अलग से देखेंगे यहाँ पर। तो अभी मैं मेन मेन नदी बता रहा हूँ, गंडक। और गंडक के बाद यहाँ पर है कोसी नदी। गंडक के बाद अगली नदी है यहाँ पर कोसी, गंडक और कोसी। और कोसी के बाद अगली नदी है यहाँ पर महानंदा, महानंदा। तो अब गौर करिएगा आप, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि गंगा से मिलने वाली नदियों में पहली नदी है रामगंगा, दूसरी है गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये मुख्य नदियां हैं।
अभी मैंने बिहार की नदियों को डिटेल में नहीं बताया, बिहार की नदियों को मैं अलग से बताऊंगा, इसी टॉपिक में आएगा, लेकिन अलग से बताऊंगा। मतलब पहले मुख्य नदी बता लूं, उसके बाद तब अलग से बिहार की नदियों को स्पेशली बताऊंगा, क्योंकि गंगा जो है ये बिहार में 12 राज्यों से 12 जिलों से गुजरती है। तो अब कौन कौन जिले आते हैं और उसका क्रम में हम अलग से बात करते जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से यहां पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आपको याद रखना है। अब बात आती है कि गंगा से राइट साइड से कौन सी नदी मिलती है। गंगा से राइट साइड से मिलने वाली जो नदी है, इसमें पहली नदी है यमुना। यमुना नदी मिलती है। गंगा से राइट साइड से मिलने वाली नदियों में पहली नदी है यमुना। यमुना नदी। और यमुना के बाद ध्यान दीजिए, अब यमुना से भी कुछ नदियां मिलती हैं। यमुना से अब ये है चंबल नदी। यमुना से मिलने वाली नदी में ये है चंबल नदी। चंबल नदी। चंबल नदी जो है, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। लेकिन थोड़ा सा यमुना को ध्यान दीजिए। यमुना नदी जो है ये निकलती है उत्तराखंड में, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री या बंदर पूंछ उसको बोलते हैं, पहाड़ी का नाम है बंदर पूंछ। और बंदर पूंछ नाम का ग्लेशियर भी है। तो जिस तरह से गंगा नदी गोमू ग्लेशियर से निकलती है, उसी तरह से यमुना जो है वो बंदर पूंछ से निकलती है। और उत्तराखंड के बाद थोड़ा हिमाचल प्रदेश को टच करती है, गौर करिए यहां पे, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश को टच करती है थोड़ा सा। उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की देखिए सीमा बनाती है। हरियाणा इधर है, इधर उत्तर प्रदेश। हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश दिल्ली, मतलब हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली होते हुए बह रही है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और आगे आके उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में अब आगे बढ़ती है। तो उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में चली जाती है, और प्रयागराज में जाके इसका संगम हो जाता है गंगा से। गंगा से मिल जाती है प्रयाग में। तो प्रयाग में आके गंगा से मिल जाती है, तो सबको पता है प्रयाग में गंगा से मिल गई। अब गंगा से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी जब कभी पूछा जाए तो यमुना नदी है, गंगा से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी। जो चंबल नदी है, चंबल नदी, तो चंबल नदी को थोड़ा समझते हैं। चंबल नदी जो है ये महू नाम का स्थान है। महू, एमपी में। तो एमपी में महू नामक स्थान है जहां पर एमपी के महू नामक स्थान से निकलती है। जनापाव की पहाड़ी है, तो जनापाव पहाड़ी से मिल जाती है। और जनापाव पहाड़ी से निकल के थोड़ा गौर करना, ये जगह है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब बाउंड्री से समझिएगा, ये एमपी की का है, ये बाउंड्री मैंने बना रखा है, और इधर राजस्थान है, ठीक है। तो एमपी से निकल करके और राजस्थान में घुस गई, गौर करिए। और इसके बाद यहां पर देखो, इधर मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की सीमा है, राजस्थान। तो ये एमपी और राजस्थान की बाउंड्री बनाती है चंबल नदी, एमपी राजस्थान की सीमा बनाती है। और जा करके गंगा नदी, सॉरी, यमुना नदी से मिलती है। इटावा नाम का जगह है, जहां मिलती है उस जगह का नाम है इटावा, उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी के इटावा में जाके मिल जाती है यमुना नदी से, ठीक है, चंबल नदी। तो कहां से निकली, तो ये निकली जनापाव नाम की पहाड़ी से। जनापाव नाम की पहाड़ी है। और जनापाव कहां पर है, तो ये एमपी में है, महू नामक स्थान पर है। एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों में बह रही है। अब ये जो चंबल नदी है, इसकी अपनी कुछ सहायिकाएं हैं, सहायक नदियां हैं, जैसे देखिएगा। सहायक नदी जिसका नाम है बनास, चंबल की सहायक नदी, राजस्थान की ओर से आ रही है। एक सहायक नदी है यहां पर जिसका नाम है छिप्रा। एक छिप्रा है, जस्ट 1 मिनट, छिप्रा जो है वो यहां पर ऐसे मिलती है, छिप्रा है इस तरह से, ये छिप्रा नदी है। और ये जो है छिप्रा है, और यहां पर है काली सिंध। छिप्रा और काली सिंध, छिप्रा और काली सिंध, गौर करिएगा। छिप्रा नदी को मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूं, इस तरह से ये छिप्रा नदी, ठीक है। और इसी कलर से लिख भी देता हूं, छिप्रा। आपने सुना होगा उज्जैन, महाकाल मंदिर या महाकालेश्वर, तो उज्जैन जो है वो छिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, छिप्रा नदी के किनारे। तो छिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। चंबल की और सहायक नदियों में बनास के अतिरिक्त काली सिंध है, छिप्रा है, और एक नदी है पार्वती। यहां पर आप जो देख रहे हैं, ये एमपी से निकल के राजस्थान सीमा होते हुए बह रही है, ये इसका नाम है पार्वती। ये पार्वती नदी है। तो ये पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो ये भी चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की हमने यहां पर चार सहायक नदियां देखी हैं, चार सहायक नदियां, गौर करिए यहां पर।
चंबल की सहायक नदियों में हमने देखा बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, क्षिप्रा राजस्थान से और सॉरी बनास राजस्थान से, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है और इसमें राजस्थान में मिल जाती है। चंबल आगे आकर के मिल जाती है किससे? यमुना नदी से। चंबल का ये जो घाटी है, चंबल का जो घाटी है, इसमें चंबल का बीहड़ पाया जाता है। ठीक है, चंबल का बीहड़, जिसको उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है पूरी ये। और ये अवनलिका अपर्दन की वजह से होता है। अपर्दन कई तरह से होता है, तो एक होता है अवनलिका अपर्दन, जैसे बारिश वारिश होती है, पानी बहता है, तो आपने देखा होगा कि पतली पतली नालियां बन जाती है मिट्टी में। हम लोग की तरफ भी ऐसा होता है, जब बारिश होती है तो आप देखोगे मिट्टी में पतली पतली नालियां बन जाती हैं। वही जो पतली नालियां हैं, जब बड़े स्तर पे हो जाती है तो उसको हम अवनलिका कहते हैं, और उसी से रेवाइंस का निर्माण होता है, बड़े बड़े बीहड़ भूमि का निर्माण हो जाता है। तो रेवाइंस या अवनलिका अपर्दन या बीहड़ भूमि एक ही चीज है, उसको उत्खात भूमि भी बोलते हैं। तो ये चंबल की घाटी जो है ना, वो बीहड़ों के लिए जानी जाती है, उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। ये सब नोट करा दूंगा आगे। आके इटावा के पास मिल गई। अब चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, यहां पर एमपी में चंबल नदी पर, यहां पे जहां मैं फिंगर से दिखा रहा हूं, इस जगह पर गांधी सागर परियोजना है। इसी पर आगे जवाहर सागर और इसी पर राणा प्रताप सागर नाम की परियोजना भी है। तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये परियोजनाएं कहाँ है? चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है। अब इसके बाद चंबल को हम अब यहां से इतना ही अभी देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे चंबल की। अब अगली नदी आप देख सकते हैं, देखेंगे, अगली नदी, ध्यान देना। अब यहां पर एक नदी है सिंध नाम की, सिंध। आप ध्यान देना, पहले हमने काली सिंध लिखा था। काली सिंध किसकी है? काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, जिसको काले रंग से बनाया है मैंने, वो काली सिंध। मतलब काली सिंध किसकी सहायक नदी? जिसको मैंने काले रंग से दिखाया, मतलब चंबल। सिंध नाम की एक नदी है जिस जो है गंगा, सॉरी, यमुना की सहायक नदी। सिंध किसकी सहायक नदी है? तो सिंध जो है वो यमुना की सहायक नदी है। सिंध यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और यमुना की सहायक नदियों में अन्य नदी जो है सिंध के अतिरिक्त, वो है, एक है बेतवा। यहां पर एक नदी बहती है, उसका नाम है बेतवा। बेतवा की एक सहायक नदी है, उसका नाम है धसान। बेतवा की एक सहायक नदी, इसका नाम है, मुख्य सहायक नदी, इसका नाम है धसान। धसान नदी है ये, बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, और इसके बाद अगली नदी है यहां पर केन, केन नदी। तो केन, बेतवा, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो केन, बेतवा, ये सब यमुना की सहायक नदी है। तो अब देखिए यमुना की सहायक नदियों में हमने क्या देखा? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब बेतवा की सहायक नदी है धसान। ये सब नदियां मध्य प्रदेश से निकल के यूपी में जाके मिल रही है, उत्तर प्रदेश में मिल रही है इसमें। हालांकि यमुना की सहायक नदियों में भी दो नदियां और आती हैं। एक नदी है टोन्स नाम की नदी है, और एक है हिंडन। हिंडन गाजियाबाद के पास आके मिलती है, यमुना की सहायक नदी है। इसको आगे नोटिंग में लिखवा दूंगा, नोट करते समय इसको नोट करा दूंगा, नोट करते समय नोट करा दूंगा। ठीक है, मैं चाह कभी आज थोड़ा सा तेज नहीं हो पा रहा हूँ, ना बोल पा रहा हूँ तेज, ना तेज बढ़ पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हमने क्या समझा? यमुना की सहायक नदी है, एक टोन्स नाम की नदी है, उसको मैं आगे नोटिंग में करा दूंगा। एक एक नदी है हिंडन नाम की नदी, हिंडन याद रखिएगा, गाजियाबाद में मिलती है। तो टोन्स, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियां। यमुना इन सारी नदियों को लेकर के पहुंची प्रयागराज में, और प्रयागराज में मिल गई गंगा से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम जाते हैं तो अब हमें मिलती है एक नई नदी, जिसका नाम है सोन नदी। अब अगली नदी मिलती है सोन, यह है सोन नदी। हालांकि सोन से पहले एक कर्मनासा नाम की नदी भी इसमें मिलती है, कर्मनासा। लेकिन मैं कर्मनासा को थोड़ा यहां पर अभी नहीं बनाया हूं। जब बिहार पढ़ेंगे ना, तो बिहार में हम, मतलब बिहार की नदियों में कर्मनासा को मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि बिहार में कर्मनासा मिलेगी चौसा के पास, तो कर्मनासा को मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ बीच में सोन से पहले कर्मनासा नाम की नदी भी मिलती है। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार मैं क्वेश्चन कराते समय मैंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न देखा था, जो कि आया हुआ प्रश्न है। पूछा हुआ था कि कौन सा पर्वत या कौन सी पहाड़ी जो है वो यमुना और यमुना और सोन नदी तंत्र का विभाजक है। मतलब यमुना और सोन नदी तंत्र को कौन सी पहाड़ी या कौन सा पर्वत विभाजित करता है?
देखिए यहाँ पर है कैमूर, जैसे कैमूर पहाड़, ये ठीक है। कैमूर पर्वत है ना, ये सोन नदी, कैमूर जो है ये सोन नदी और यमुना नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करता है। मतलब कैमूर के पश्चिम जितनी नदियां हैं ये सब यमुना से मिलेंगी, और कैमूर से पूरब में जो नदियां हो ये सोन और आगे गंगा से मिलेंगी, ठीक है। तो ये जल विभाजक का काम करता है सोन। अब इसके बाद ध्यान रखिए, कैमूर जल विभाजक काम करता है। सोन नदी, सोन नदी निकल रही है कहां से, तो ये अमरकंटक से निकलती है। सबको पता है कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में अमरकंटक से ऐसे निकलती है, अमरकंटक के पास से, यहाँ पर अमरकंटक है जहां से निकलती है ये एमपी में। अब अमरकंटक से निकल करके ये प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में। सोन नदी अमरकंटक से निकल के एमपी में घुसेगी। एमपी के बाद इसका प्रवेश हो जाता है कहां पर, एमपी के बाद इसका प्रवेश हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ये नदी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां पर हमें इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नदी है ना ये एक्चुअली बिहार और झारखंड की सीमा बनाती है इससे, और उसके बाद जाके मिलती है इसे। बिहार झारखंड की सीमा बना करके मिलती है ये नदी। तो बिहार झारखंड की सीमा बनाते हुए जाकर के ये मिल जाती है, बिहार झारखंड की सीमा बना के मिल जाती है गंगा नदी में। सोन नदी गंगा में मिलती है, बिहार झारखंड की सीमा लेकिन बनाते हुए मिलती है ऐसे, बिहार झारखंड की सीमा बना के मिलती है गंगा में। सोन की एक सहायक नदी जिसका नाम है रिहंद, सोन की सहायक नदी इसका नाम है रिहंद। रिहंद जो है इधर मध्य प्रदेश है, इधर मतलब एमपी है, इधर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और इधर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ से होके उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है, उत्तर प्रदेश में यूपी में एंटर करती है, और यूपी में सोन नदी से मिलती है। और रिहंद नदी के ऊपर ही रिहंद परियोजना बनी है, रिहंद नदी के ऊपर रिहंद बांध परियोजना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहां पर सोन नदी के ऊपर भी दो बहुत बड़ी एक परियोजना है सोन नदी के ऊपर, उसका नाम है बाण सागर परियोजना, मध्य प्रदेश में है। तो बाण सागर परियोजना किस पे है, सोन नदी के ऊपर है। अब सोन नदी और रिहंद नदी की बात हम लोग कर लिए। उसके बाद ये पटना से थोड़ा पहले, पटना के पास आकर के मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो पुनपुन और फल्गु नाम की नदी है, पुनपुन फल्गु। ध्यान रखिएगा यहां पर झारखंड की ओर से निकल रही है पुनपुन और फल्गु। तो पुनपुन और फल्गु ये गंगा की सहायक नदियां। और एक नदी है आगे, उसका नाम है क्यूल, क्यूल नदी, इस तरह से क्यूल नदी है, ठीक है ना। तो क्यूल नदी जो है ये वास्तव में एकदम गंगा से जुड़ नहीं पाती है डायरेक्ट, बीच में ना एक वो आ जाता है, तटबंध आ जाता है, तटबंध एक आ जाता है। तो इस तरह से क्यूल नदी फिर भी गंगा की सहायक नदी के रूप में इसको स्वीकार कर लेते हैं, क्यूल नदी को। और यहीं पर आगे एक अजय नाम की नदी बहती है, अजय नदी, बिहार की ओर से निकल के। और अजय नदी आकर के मिल जाती है किससे, यहाँ पर हुगली से मिलती है। लेकिन अब इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जब मैं डेल्टा रीजन का एक अलग डायग्राम बनाऊंगा ना तब यहाँ की नदियों को अलग से बताऊंगा। तो अभी हमने आपको मेन मेन जो नदियां हैं कैसे कैसे मिल रही इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप कुछ समझ पाए हो आप लोग कि सब घुल मिल के एक हो गया, मुझे बताइए तो थोड़ा समझ पाए थोड़ा बहुत कि सब खिचड़ी पक गया मिल करके। हालांकि हमने कोशिश किया है कि जहां पे ज्यादा मतलब नदियां हैं और ज्यादा घना है वहां पे मैं अलग डायग्राम बना दूं, जैसे हमने यहां पर बना दिया है, जैसे हमने सॉरी जैसे हमने पंचप्रयाग का अलग बना दिया है। और ये जो है इसको हमने चूंकि मुख्य नदियां हैं तो इनको हमने चाहा है कि एक ही मैप पर दिखा दिया जाए और राज्य का मैप बना के दिखाया जाए। तो ये जो राज्य की बाउंड्री है उसके साथ हमने इसको बनाया है। तो आपके लिए समझना आसान होगा कौन सा राज्य कहां पर है और किस तरह से कौन सी नदी मिल रही है। तो राज्य की बाउंड्री यहां सामने बनी हुई है। फिर भी थोड़ा सा घना तो हो ही गया है, आप लोग समझ पाए कि सब मिक्स हो गया। कोई बात नहीं है। एक मैसेज दिख रहा है, भागीरथी में एक नदी और मिलती है, बिल्कुल मिलती है, उसका नाम है भिलंगाना नदी, ठीक है। भिलंगाना नदी, उसको हम बाद में बता देंगे, सारा एक ही साथ जोड़ दूंगा तो यही होगा ना खिचड़ी। और खिचड़ी के साथ चोखा भी मिल जाएगा, खिचड़ी तो बन ही गया होगा, उसमें चोखा भी मिल जाएगा, सब मिलकर के पता नहीं क्या हो जाएगा वो। तो इतना ज्यादा उसको बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ चीजों को हम लोग अलग से नोट करेंगे, नोटिंग में आएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, ध्यान से एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, तब मैं इसके बारे में आज एटलीस्ट गंगा नदी के बारे में कम से कम नोट कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, हमने
गंगा नदी के बारे में बता दिया। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, बस 2 मिनट का टाइम लूंगा, जल्दी जल्दी सारा बता रहा हूँ। गंगा नदी से मिलने वाली बाईं ओर से नदियां हैं रामगंगा, दूसरी है गोमती, तीसरी है घाघरा। घाघरा को नेपाल से निकलती है, नेपाल में करनाली कहते हैं, आगे घाघरा कहते हैं। छपरा, सारण, छपरा के पास जाकर के मिल जाते हैं, ठीक है ना, छपरा के पास मिलती है गंगा से। उसके बाद गंडक पश्चिमी चंपारण होते हुए आ रही है, और गंडक उसके आगे कोसी, फिर महानंदा। ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में बताया आपको, बंदरपूछ हिमानी से निकलती है यमुना नदी, जो उत्तराखंड हिमाचल का बॉर्डर टच किया, हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली होते हुए और आकर के यूपी के प्रयाग में मिलती है, किससे, गंगा से। लेकिन प्रयाग में मिलने से पहले गंगा से यमुना से कई नदियां मिलती हैं। तो यमुना से मिलने वाली नदी में एक प्रमुख नदी है चंबल नदी, चंबल। उसके बाद सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किससे मिलती है, यमुना से मिलती है। चंबल की सहायक नदियां क्या बताया, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश में चंबल जो है जनापाव पहाड़ी से निकलती है, एमपी होते हुए राजस्थान होते हुए, एमपी राजस्थान सीमा बनाते हुए जाके उत्तर प्रदेश में मिलती है गंगा से। अब चंबल नदी जो है जब बह रही थी, इसमें भी कुछ नदियां मिलेंगी, जिसमें एक नदी है बनास नाम की, मिलती है बनास, और राइट साइड से एक मिलती है छिपरा, काली सिंध, पार्वती। बनास, छिपरा, काली सिंध, पार्वती। छिपरा के किनारे उज्जैन है, महाकाल मंदिर। और इसके बाद सिंध नदी, तो सिंध किसकी सहायक है, यमुना की। उसके बाद बेतवा, बेतवा की सहायक नदी है धासान। ये सब मध्य प्रदेश से निकलती है, बेतवा और उसकी सहायक नदी धासान, ये एमपी से निकलती है। और आगे केन नदी है, तो केन ये भी जाके यमुना में मिल जाती है। हमने आपको बताया कि यमुना नदी तंत्र और सोन नदी तंत्र के बीच में कैमूर पहाड़ी आती है, जो इसका विभाजन करती है। इसके बाद सोन नदी जो है, तो सोन नदी अमरकंटक से निकल रही है, एमपी, एमपी से होके उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, ये एरिया उत्तर प्रदेश का है, ये झारखंड, इधर बिहार। तो एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार से बह रही है सोन नदी। सोन की सहायक है रिहंद नदी, रिहंद नदी। इसके बाद आगे पुनपुन, फल्गु, गंगा की सहायक किऊल। और इसके बाद आगे अजय नदी है, दामोदर और रूपनारायण। तो अजय, दामोदर, रूपनारायण को मैं अलग से बताऊंगा, जब मैं डेल्टा का अलग डायग्राम बनाऊंगा तो अलग से बताऊंगा उसको। तो इतना हमने आपको बताया है। अब इसको थोड़ा नोट करा देते हैं, नोटिंग में सब काफी हद तक कवर हो जाएगा, नोटिंग से कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ आज नोट करेंगे, कुछ कल नोट करेंगे। आज मैं सिर्फ गंगा नदी को नोट करता हूं, सिर्फ गंगा नदी के बारे में नोट करता हूं आज। आज सिर्फ गंगा नदी के बारे में नोट कर रहे हैं, गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी में सबसे पहला बिंदु, इसका स्रोत क्या है। किसी भी नदी में सबसे पहली चीज यही होती है कि वो निकलती कहां से, उसका स्रोत क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए, गंगा नदी, इसका स्रोत क्या है। सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं। गंगा नदी का स्रोत गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर कहां पर है, तो गंगोत्री जगह है उत्तराखंड में, वहीं से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और इसके बाद किस राज्य में बहती है, राज्य की बात किया जाए तो राज्य में आपको बताया उत्तराखंड से तो निकल ही रही है। इसके बाद इसका प्रवेश हो जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला बिहार राज्य है, बिहार में 12 राज्यों से बहती है। बक्सर में चौसा के पास एंटर करती है, और कटिहार में मनिहारी से बाहर होती है। 12 इसमें जिले आते हैं, सब आएगा आगे, सब नोट कराऊंगा। बिहार, बिहार के बाद ये झारखंड की सीमा बनाती है, साहिबगंज जिला झारखंड का, जहां से होकर गुजरती है। और उसके बाद ये प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल में अब इसको आगे हुगली के नाम से जानेंगे। और एक जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में भी प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में भी इसका प्रवेश हो जाता है। तो बांग्लादेश चूंकि भारत का राज्य तो है नहीं, तो हम अलग से यहां पे घेर दिए इसको, बांग्लादेश। अब इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर। मतलब गोमुख से लेकर के हुगली तक इसकी पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है।
2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, इंडिया की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, इंडिया की सबसे लंबी नदी। अब इसके बाद लंबाई तो हमने नोट कर लिया, राज्य भी हमने लिख लिया। अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां, तो जो सहायक नदियां हैं उसको गौर करें आप। सहायक नदियों को हम लोग दो भाग में बांटते हैं यहां पर। तब जो सहायक नदियां हैं इनको दो वर्ग में बांटा जा सकता है। सहायक नदियों को दो भाग में बांटते हैं, कुछ बाईं ओर से मिलती है, कुछ दाहिनी ओर से मिलती है। तो सहायक नदियों में बाईं ओर से मिलने वाली, तो बाईं ओर से मिलने वाली हम नदियों में मुख्य नदियां जो हमने देखी, रामगंगा, सबके बारे में डिटेल में सब कुछ लिखेंगे, अभी मुख्य रूप से बस गंगा नदी लिख रहे हैं। रामगंगा, इसके बाद गोमती, इसके बाद घाघरा, उसके बाद आती है गंडक, इसके बाद आती है गंडक के बाद कोसी, और कोसी के बाद महानंदा। आप कहोगे कि सर आपने बागमती नहीं लिखवाया, कमला नहीं लिखवाया, वो मैं बिहार में लिखवा दूंगा। जब मैं बिहार बताने लगूं बिहार की नदियां, तो इसमें अब हम लोग बिहार में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बिहार का अलग डायग्राम होगा, उसके साथ ऐड कर देंगे। यहां पर मेन मेन नदी पूरा, चूंकि मतलब गंगा नदी को हम अलग से लिख रहे हैं ना, बिहार के संदर्भ में जब लिखेंगे तो उसमें बागमती, इसके अलावा कमला वगैरह सब हम शामिल कर देंगे, बूढ़ी गंडक सब शामिल कर देंगे। इसके बाद बाईं ओर की सहायक नदी के बाद अब लिखिए दाईं ओर की सहायक नदियां। दाईं ओर की सहायक नदियां, तो दाईं ओर की जो सहायक नदी है उसमें मुख्य नदी है यमुना। यमुना, यमुना के बाद अगली नदी है यमुना, इसके बाद एक नदी है यमुना के बाद अब है बेतवा। यमुना की बेतवा थोड़ी है, सोन है, या कर्मनाशा भी लिख ही देते हैं, कर्मनाशा, इसके बाद सोन। बेतवा तो यमुना की सहायक है ना, तो यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, फल्गु, और इसके बाद फल्गु के बाद आगे लिखिएगा क्यूल, क्यूल, और क्यूल के बाद अगली नदी है, क्यूल के बाद ठीक है। तो ध्यान रखिए, फल्गु, क्यूल, और मैं आपको बता रहा था कि क्यूल, और इसके बाद आगे है, आगे है अजय नाम की एक नदी, अजय, इसके बाद है दामोदर, दामोदर, और रूपनारायण, और रूपनारायण, रूपनारायण, ठीक है ना। एक चीज यहां पे हमें ध्यान देना है कि ये जो नदियां हमने अभी लिखा है ना, ये सारी नदियां जो अभी हमने लिखा है, हम्म, ये जो हमने लिखा है और ये जो रूपनारायण है, इनके लिए थोड़ा ध्यान रखिए। ये सारी जो नदियां हैं ये सहायक है किसकी, तो हुगली की सहायक है। मैं लिख देता हूं कि ये हुगली से मिलती हैं, ये हुगली से मिलती हैं। हुगली इसी की वितरिका है ना, इसी से बट के अलग हो रही है।
तो ये सारी नदियां हुगली से मिल जाती हैं, ठीक है। तो बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली मुख्य नदियां हमने यहां पे बता दी आपको। अब जब ये मैप आप देखोगे, मैप देख के जब आप इसको पढ़ोगे ना, तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सब आपको समझ में आता जाएगा। मैप के साथ, चूंकि मैप जब मैं बता रहा था तो वहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैप के साथ जब आप इसको पढ़ोगे साथ के साथ देखते हुए, तो सब कोई कंफ्यूजन नहीं, सब क्लियर हो जाएगा, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद यहां तक हमने बताया सहायक नदियों के बारे में। अब इसमें हम एक दो चीजें और ऐड कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं इसको करेंगे, बस एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और, जैसे गंगा नदी के बारे में ही चलेंगे अभी। सहायक नदियां, अब लिखिए परियोजना, कौन कौन सी परियोजना इसके ऊपर बनी है। परियोजनाएं, तो गंगा नदी की जो परियोजनाएं हैं, जिसमें एक है कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध, और एक है टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध और टिहरी बांध, ठीक है। ये दोनों के दोनों उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और दूसरा है, मतलब उत्तराखंड में तो है ही, साथ के साथ ये दोनों उत्तराखंड में है और भागीरथी पर है। उत्तराखंड में किस पर है, तो भागीरथी पर है, भागीरथी पर है, ठीक है। मतलब ये उत्तराखंड में है और भागीरथी के ऊपर है। यहां पर एक चीज और हम लोग ध्यान दे दे थोड़ा, ये जो टिहरी बांध है, टिहरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ऐड कर लेते हैं। टिहरी, यह भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे है। यह भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर है, भीलांगना नदी के संगम पर है। भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर है। इसके बाद यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा डैम इसी को मानते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। परियोजनाओं में हमने ये दो देखा, और भी परियोजनाएं हैं, कोटेश्वर और भागीरथी तो हम, टिहरी तो देखा है। एक है ऊंचाहार परियोजना, ऊंचाहार परियोजना। तो ऊंचाहार परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार जिले में है। इसी पर है एक फरक्का बांध, फरक्का बांध परियोजना। तो फरक्का बांध कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में है, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। फरक्का बांध कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इस तरह से हम लोगों ने यहां पर कोटेश्वर, टिहरी, ऊंचाहार, फरक्का, ये देख लिया, ठीक है। इसके बाद एक दो और फैक्ट, गंगा नदी, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में दो नदियां दो जीवों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए जानी जाती है, और चंबल नदी जो है वो घड़ियालों के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। चंबल नदी घड़ियालों के लिए जानी जाती है, और जो डॉल्फिन के लिए जानी जाती है गंगा नदी, तो दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। देखिए, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, और डॉल्फिन पर्यवेक्षण केंद्र, निरीक्षण केंद्र, पर्यवेक्षण केंद्र कहाँ है, भागलपुर में है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, वो पटना में है। तो गंगा नदी की बात हो गई। अब इसके बाद हम एक दो और फैक्ट इसमें बस ऐड कर दें, काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पश्चिम बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में,
बांग्लादेश में, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली गंगा की वितरिका है। हुगली जो है ये क्या है? तो गंगा की वितरिका है, इससे बट के निकल रही है। पश्चिम बंगाल में हुगली गंगा की वितरिका है, गंगा से बट के अलग हो रही है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में हुगली जो है ये गंगा की वितरिका है। हुगली वितरिका, वितरिका क्या होती है? मुख्य नदियों से जो नदी बट के अलग होती है ना, इसको वितरिका बोलते हैं। कोई मुख्य नदी है तो उससे जो नदी बट के अलग हुई इसको वितरिका बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से वितरिका है या डिस्ट्रीब्यूटरी है। इसके बाद लास्ट में फाइनली आपको नोट करना है गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा व ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। आगे यह नदी मेघना के नाम से, गौर करना बात को, मेघना नाम से गिरती है ये, मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती है तो वहां इसका नाम मेघना हो जाता है, मेघना। डेल्टा रीजन का अलग से डायग्राम बना दिया जाएगा। दामोदर डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, ट्रिब्यूटरी है। दामोदर जो है ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दामोदर ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है। चलिए, तो यहां तक हमने बताया अभी गंगा नदी को। अब बिहार के बारे में, अब आज नहीं कल बताऊंगा बिहार के बारे में सब कुछ, कि गंगा नदी कितने राज्यों से कितने जिलों से गुजर रही है, कौन कौन सी नदियां उसमें कहाँ मिल रही, वो सब हम कल बात कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने मेन जो फैक्ट है गंगा नदी के बारे में उतना लिख दिया आपको। अब गंगा नदी का जो डेल्टाई रीजन है, डेल्टाई क्षेत्र है, और जो पंच प्रयाग है, ये सब हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने बस एक गंगा नदी का परिचय दिया, इसकी सहायक नदियों को बताया। इसके बाद हमने पंच प्रयाग को बताया, पंच प्रयाग अभी लिखा नहीं है हमने। उसके बाद गंगा नदी के बारे में जो मेन फैक्ट्स है वो आपको बता दिया है। अब यहां पर पंच प्रयाग के बारे में कल नोट करेंगे हम लोग। पंच प्रयाग को नोट करने के बाद कल हम गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में भी हम लिखेंगे, डेल्टाई क्षेत्रों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो पंच प्रयाग और डेल्टाई क्षेत्र कल हम बात करेंगे, और कल ही हम बात करेंगे कि बिहार में कौन कौन सी नदियां गंगा नदी से मिल रही है, कौन कौन से रिवर, कौन कौन सी नदियां गंगा नदी से मिल रही है बिहार में, ठीक है ना। उसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ कल हो जाएगा। तो कल हम लोग इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे, आराम से कंप्लीट कर ले जाएंगे। और हो सकता है कि हम कल ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी मैप के ऊपर तो एटलीस्ट समझ ही जाएंगे। इतना हम लोग कल कर लेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां, ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है तो इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच, ओवर करता हूं, कल मिलते हैं फिर।